हेलो एवरीवन। एग्जाम का सीजन आ गया। आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, हमने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम भी कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने पिछले कुछ 6-7 सालों के क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरे उसमें से चैप्टर में से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो 10th के हमने कुछ एक वीडियो बनाए थे, तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए कि सर मेक अ वीडियो फॉर क्लास 9th ऑल्सो। सो एक छोटी सी कोशिश करी है काफी सारे ईयर के क्वेश्चंस इकट्ठे करके फिर उनको हमने विद आंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें सबसे पहला, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन बहुत सारी बार रिपीट हुए हैं, जिनमें से सबसे, और हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा मिस्टेक जो है वो यहीं पर होती है। जिसमें से एक क्वेश्चन हमने देखा वो कई सारे ईयर्स में आया है, और अभी भी जब तुरंत का तुरंत अभी कुछ महीनों पहले हम लोगों ने जब कॉपियां करेक्ट करी तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों ने कुछ कॉमन मिस्टेक करी थी। तो फिर याद आ गया कि अरे हाँ, ये तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो है जो हमने निकाला, जो बहुत बार आया है, वो है डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। आप कहोगे अरे सर एब्सोल्यूट जीरो क्या, -273 डिग्री सेंटीग्रेड जीरो, यहां जीरो मिल गया, ये वाला जीरो नहीं, आपको जीरो मिल गया बिकॉज -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर एब्सोल्यूट जीरो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी द मिनिमम टेम्परेचर एट विच। हमने यहां पर वही क्वेश्चन कवर किए हैं जिनमें ज्यादातर हम लोग मिस्टेक ऑब्जर्व करते हैं बच्चों की। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम्स जीरो। वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम जीरो। और जब वॉल्यूम गैस का जीरो हो जाता है तो क्या होता है कि उनका जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैसेस सीजेस। आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, हर हाल में याद रखना है क्या चीज की, मिनिमम टेम्परेचर at which volume of the gases becomes zero and molecular motion of the gas ceases। मतलब सारा ही इसमें की टर्म है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो हम लोगों ने कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व करी है, और जो बच्चा लिख जाता है जल्दबाजी में, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कहीं आता है, ये मल्टीपल चॉइस में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू टर्म नहीं आएगा तब तक आप जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखोगे। डेफिनेशन में तो भूल कर भी ना लिखना, और इसीलिए हमने, आप समझ लो ये आपका लास्ट मोमेंट का रिवीजन हो रहा है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो में -273 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, डेफिनेशन में ये लिखेंगे। तो ये पहली मिस्टेक जो हम लोगों ने देखी वो ये होती है डिफाइन में। दूसरी डेफिनेशन होती है जो अक्सर देखते हैं हम लोग गड़बड़ हो जाती है, वो होती है आपकी आइसोटोप्स की। अब ये देखो, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, तो ये जहां पर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं वो हमने बताई, वो हम आपको बता रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आप लिखोगे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, with the same
क्योंकि ये इतना कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बच्चा ये तो याद रखता है कि सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन वो गलती कहां पर होती है कि बच्चा लिखता है एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर, बट नहीं, एटम्स ऑफ एलिमेंट सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। हमने इसीलिए आपसे बोला कि ये लास्ट मोमेंट का रिवीजन है, समझ लो आपका। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डिफाइन वाले क्वेश्चन में ज्यादातर हम लोगों को ये मिस्टेक्स दो डेफिनेशन में मिलती हैं। पहली चीज एब्सोल्यूट जीरो, यहां पे आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू -273 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखनी है, बल्कि क्या करना है, उसकी पूरी डेफिनेशन लिखनी है कि the minimum temperature at which volume of the gases becomes zero and molecular motion of the gas ceases, पहला क्वेश्चन। अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी आप, अगर आपके पास पेपर है तो आप उनमें देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है कि द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ मेटल X इज XN, यानी कि एक मेटल X है जिसके नाइट्राइड का फॉर्मूला XN दिया हुआ है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि अरे ये तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड होगा, तो आप उसको दिमाग से उड़ा दो, क्योंकि यहां पर उन्होंने मेटल को X लिया। नो डाउट एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज द करेक्ट आंसर, बट यहां पर उन्होंने मेटल X दिया है। तो अभी आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे उन सारे क्वेश्चंस में आप एल्यूमिनियम ना लिखकर, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, वहां पर X लिखोगे। तो द फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड ऑफ मेटल X इज XN। what is formula of part 1? It's oxide, part 2 sulfate, part 3 nitrate। अभी हम आपको दिखाएंगे ऐसे 3 क्वेश्चन और हैं जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ, लेकिन आपको सेम फंडा यूज करना है और वो पूछा है कि क्या क्या चीजें निकालनी है। नाइट्रेट ऑफ मेटल X। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, जब इसका आंसर लोगे तो आपने पहले तो लिख लिया जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले में आपका X अननोन है, भाई नाइट्रोजन तो मालूम है आपको उसकी वैलेंसी मालूम है, X की वैलेंसी अननोन है। तो आप यहां पर सबसे पहला काम क्या करोगे कि X की वैलेंसी निकालोगे। लेट द वैलेंसी ऑफ X इज A। अब होता क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी काम आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन हमने भी लिए हैं जो कई बार आए हैं। यहां पर होता क्या है, अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है, उस कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। एक फंडा छोटा सा ये होता है कि किसी भी कंपाउंड की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सबकी वैलेंसी का सम 0 होता है। मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि आपका X की वैलेंसी है A और N की वैलेंसी आपको मालूम है -3 होती है। तो ये आपका एक कंपाउंड दिया है, मतलब कि इस कंपाउंड के दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी का सम 0 होगा। तो उससे आपने क्या निकाला, A -3 इज इक्वल टू 0, दैट इज A इज इक्वल टू 3। यहां पर इस पर भी मार्क्स प्रोवाइड होते हैं, अगर आपकी वैलेंसी सही है तभी आपका आगे क्वेश्चन चेक होगा। अब वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि X आपने निकाल लिया कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी X है। अब आपको पार्ट 1 यहां पे बनाना है इसका ऑक्साइड। यहां पे आपको फ्रेमिंग ऑफ फॉर्मूला काम आएगा। X की वैलेंसी आपने 3 ली, O की 2 हुई, वैलेंसी को हम एक्सचेंज करते हैं तो X2O3। हमने कहा ना ये थोड़े एक्सक्लूसिव टाइप के क्वेश्चंस हैं विच आर बेस्ड ऑन सिंपली कॉन्सेप्ट्स, दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। X SO4 वैलेंसी 3 SO4 की। अब यहां पे आपको वैलेंसीज मालूम होनी चाहिए, तो X2 SO4 होल थ्राइस। थर्ड थिंग XOH 3 1 that is XOH होल थ्राइस।
बेटा एक चीज आप ध्यान रखना, यहां पर हम बार बार कहेंगे डोंट आइडेंटिफाई द एलिमेंट टिल आस्क्ड। जब तक आपसे कहा ना जाए आप एलिमेंट को, यहां पर एल्यूमिनियम हम लोग देखते हैं, बच्चा यहां क्या करता है, इसको एल्यूमिनियम मान के सारे फॉर्मूले, नो डाउट ये एल्यूमिनियम है, लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम ना देके एक्स दिया हुआ है और आपसे वो कह रहे हैं कि ऑक्साइड सल्फेट एंड नाइट्रेट ऑफ मेटल एक्स। एल्यूमिनियम नहीं पूछा है, मेटल एक्स के बारे में पूछा है। तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा। अभी ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमको सबसे पहले अननोन एलिमेंट जो भी दिया हुआ होगा उसकी वैलेंसी निकाल लेनी है, क्योंकि उसके संग जो दूसरा एलिमेंट दिया होगा उसकी वैलेंसी बहुत सिंपल होगी, वो आपको मालूम होगी। अब हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहां पर क्या है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ। अब यहां पर अगर आपको वो कॉन्सेप्ट मालूम है कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी कंपाउंड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंसीज का सम 0 होगा, तो ये आप बहुत आराम से निकाल लोगे। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन पार्ट 1 NO, पार्ट 2 NO2, पार्ट 3 N2O। अब यहां पर मानिए बात है भाई कि यहां पर जो अदर एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी आपको नोन है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको मालूम है -2। अब आपने क्या किया, यहां पर लेट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज x। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब आपने क्या किया कि सबसे पहले आप यहां पर वही वाला फंडा यूज करोगे कि यहां पर n की जगह पर आपने रखा x, फिर वैलेंसी का सम तो सम, और फिर जो आपका नॉन एलिमेंट है उसकी वैलेंसी आप वही लिखोगे जो उसकी साइन के साथ होती है, और वैलेंसीज का सम 0 होता है। तो आपका क्या हो गया, x - 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। यानी कि यहां पर आपकी NO में x नाइट्रोजन की वैलेंसी जो कि हम लोगों ने x मानी थी उसकी वैल्यू 2 निकल आई। सेकेंड पार्ट में आते हैं। फिर इसकी वैलेंसी x है प्लस, क्योंकि वैलेंसी का सम 2, ये चीज हम बार बार बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो यहां पे कितना हो गया, x - 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 4। अब आप यहां पे आ जाओ थर्ड पार्ट में। x, इसकी वैलेंसी x मानी थी हम लोगों ने तो 2x, फिर इसका प्लस और इसकी वैलेंसी -2, दैट इज 0, मींस 2x - 2 इज इक्वल टू 0, मींस x इज इक्वल टू 1। तो आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में, अब पहले वाले में क्या था, पहले वाले में भी आपसे देखा जाए तो उन्होंने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पूछा था कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि वैलेंसीज का सम 0 होता है, अदरवाइज इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ना निकाल पाता। तो ये हम लोग का एक अगला क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप के क्वेश्चन जो है कई अलग अलग फॉर्म में आप देखोगे कई जगह पे आए हैं। अब इसी से मिलता जुलता हम आपका एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इन्होंने ये चीज बोली कि द फॉर्मूला ऑफ सल्फेट। अब इन्होंने फॉर्मूला ऑफ सल्फेट दे दिया, फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ मेटल एक्स इज। अब यहां पर भी डोंट आइडेंटिफाई द एलिमेंट, H2SO4 होल थ्राइस। मतलब कि एक मेटल X है जिसके सल्फेट का फॉर्मूला ये है, फाइंड। और बताता ना ये सारे क्वेश्चन जो है एक, यानी कि एक बार ये 2-2 3-3 बार आए, क्योंकि हमने बहुत सारे ईयर के क्वेश्चन जो है छांटे हैं इसमें। तो अब यहां पर क्या हुआ कि फाइंड पार्ट 1 ऑक्साइड, पार्ट 2 हाइड्रोक्साइड, पार्ट 3 नाइट्रेट। कुछ भी पूछ सकते हैं आप, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, नाइट्रेट ऑफ x। अब यहां भी आपको क्या करना है, x की वैलेंसी को, x के एलिमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, यहां पर आपने क्या किया, आपने यहां लिखा लेट द वैलेंसी ऑफ x इज a। अब देखो x की वैलेंसी a है, मींस 2 into a,
सॉरी 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 सॉरी, यहां पर आप देखो ये फॉर्मूला है आपका XSO4। अब आपको मालूम है कि जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो वैलेंसी एक्सचेंज कर देते हैं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि इस X के संग मतलब X की वैलेंसी 3 रही होगी और सल्फेट की हमको मालूम है वैलेंसी 2 होती है। तो सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि यहां पर तभी तो हम इसको एक्सचेंज करके X2SO4 होल थ्राइस बनाएंगे। तो इस तरह से आपका वैलेंसी ऑफ X निकल के आ गई 3। अब हम पार्ट 1 में आते हैं। X लिखा, O लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, एक्सचेंज किया, दैट इज X2O3। सेकेंड पार्ट में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बस खाली फॉर्मूला चेंज है और आपसे अलग अलग वो पूछ लिया है। XOH यहां पे 1 सॉरी X की वैलेंसी 3, OH की 1, एक्सचेंज किया XOH होल थ्राइस। अब आप ध्यान से देखो तो यहां भी जो है आपका एलिमेंट निकल के आ रहा है एल्यूमिनियम, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे। XNO3, X की वैलेंसी 3, ये 1, एक्सचेंज किया XNO3 होल ट्वाइस। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया जिसमें आपकी वैलेंसी की नॉलेज चेक हो गई। इसीलिए हमने कहा ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो वैलेंसी का आपका तरीका वो भी है कि आप वैसे निकाल सकते हो, आप यूं भी निकाल सकते हो कि अगर कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपको मालूम है कि वैलेंसी एक्सचेंज होके उसमें लिखी जाती है। तो इसका मतलब SO4 के संग 3 वैलेंसी है तो ये 3 वैलेंसी X की होगी। SO4 की वैलेंसी ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि 2 होती है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तभी ये फॉर्मूला आपका X2SO4 होल थ्राइस बना। तो ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जो भी कई बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। अब उसमें क्या होता है, फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है आपका कि एक सॉल्ट A है, सॉल्ट A, इस पर ही बहुत फोकस करिएगा क्योंकि पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको अपने दिमाग में एक संग घुमा के रखनी पड़ेगी। सॉल्ट A ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, on reaction with dilute sulfuric acid, ये भी कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सल्फ्यूरिक एसिड gives a colorless gas, gives a colorless gas with suffocating smell, suffocating smell which turns lime water milky, which turns lime water milky। अब देखो यहां पर क्या है कि ये गैस B दे रखी है और सॉल्ट A दे रखा है। अब यहां पर क्या है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। बच्चे के दिमाग में आता है तो CO2 गैस होगी, लेकिन आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है। अभी इस पर बेस्ड जो और क्वेश्चन देखेंगे वहां पर तो डायरेक्ट आप गैस आइडेंटिफाई कर लोगे, केवल CO2 और SO2 में कंफ्यूजन होता है। CO2 SO2 में कंफ्यूजन क्या होता है कि दे बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लेकिन जो SO2 होती है वो होती है विद सफोकेटिंग स्मेल, क्योंकि CO2 में सफोकेटिंग स्मेल नहीं होती। भाई इस समय हम लोग को मालूम है एटमॉस्फेयर में CO2 है, कहीं सफोकेशन हो रहा है? नहीं। तो इसकी सफोकेटिंग स्मेल होती है। हाँ, अब यहां पर क्या हुआ कि द सॉल्ट ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के, अभी जब आप 11th 12th में जाओगे तो ये क्वेश्चन और डिटेल में हो जाएंगे। द सॉल्ट A imparts golden yellow flame। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप यहां पर क्या करो कि पार्ट 1 आइडेंटिफाई A and B, आइडेंटिफाई A and B, और सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि आ confirmatory टेस्ट फॉर B। अब देखो यहां पर क्या हुआ कि अगर यहां पर आपने गैस गलत आइडेंटिफाई कर ली
तो सेकेंड पार्ट तो गया आपका, समझ लो, क्योंकि जो आप गैस आइडेंटिफाई करोगे उसका कंफर्मेटरी टेस्ट दोगे, भले ही आपको पूरी और गैसेस की आइडेंटिफिकेशन वाला पोर्शन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पूरा याद है। जो गैस यहां गलत आइडेंटिफाई करी उसका टेस्ट यहां सही लिख रहे हो, लेकिन ये गैस ही गलत है तो वो टेस्ट भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत विजिलेंट रहिएगा आप, क्योंकि खाली इस पर मत ध्यान दीजिएगा कि लाइम वाटर मिल्की, वो कह रहे हैं विद सफोकेटिंग स्मेल। हो सकता है कि किसी ईयर में ऐसे आ जाए कि यहां पे सफोकेटिंग स्मेल ना दे दे, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड डज नॉट इफेक्ट K2Cr2O7, तब आपका क्लोरीन गैस हो जाए, तब आपका CO2 गैस हो जाएगा। फिर यहां पर वो क्वेश्चन कुछ और चेंज कर देंगे। तो अब हम लोगों ने अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, मींस अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई, तो जरूरत नहीं है कि आप क्या करो कि उसमें नेम लिखो या उसमें सिंबल लिखो। In identification type of question both names and symbols are accepted, तो टेंशन मत लेना, नाम लिख देना, जो भी तुमको इजी लगे, सिंबल में लगे कि अरे यार मुझको इसका सिंबल नहीं मालूम है, तो आप नाम लिख देना। अब देखो यहां पर वो कह रहे हैं सॉल्ट, तो सॉल्ट कोई भी होता है तो हमें उस सॉल्ट में मालूम है कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट कैसे पहचानेंगे? पॉजिटिव पार्ट हम ऐसे पहचानेंगे इसके फ्लेम के टेस्टिंग से। वो कह रहे हैं कि द सॉल्ट ए इम्पार्ट्स गोल्डन येलो फ्लेम। गोल्डन येलो फ्लेम अगर आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री याद हो तो वो सोडियम की होती है, Na+ आयन की, तो मतलब सॉल्ट में हमारा पॉजिटिव आयन तो Na हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि सफोकेटिंग ओडर, अब सफोकेटिंग स्मेल या सफोकेटिंग ओडर, अब वहां पर क्या चीज हो गया, वहां पर हमको मालूम है कि हमने गैस आइडेंटिफाई करी SO2। अब गैस जब हम SO2 आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें मालूम है कि ये जो है आपके सल्फाइट देते हैं, सल्फाइट SO2 गैस देते हैं डाइल्यूट एसिड के संग, क्योंकि सल्फेट डाइल्यूट एसिड संग रिएक्शन नहीं करता है, सल्फाइड में रॉटन एग स्मेल निकलती है, तो सल्फाइट में आपका सल्फाइट, आप ध्यान रखिएगा, तो मतलब यहां पे नेगेटिव पार्ट हमारा हो गया सल्फाइट। अब हमने इसकी वैलेंसी लिखी 1, ये आपका रफ वर्क है, आपको यहां पर नहीं शो करना है, तो सिंपल सा यहां पर आपका ए आइडेंटिफाई होके क्या आ गया, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड। अब बी में क्या आ गया भाई, गैस आइडेंटिफाई करनी है हमको, तो हम लोगों ने देखा कि भाई सल्फाइड होगा, तभी वो डाइल्यूट H2SO4 के संग आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा, which has suffocating smell and that will turn lime water milky। तो आपने यहां पे क्या कर दिया कि ये हो गया आपका SO2 गैस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर ये बताइए कंफर्मेटरी टेस्ट तो ऑलरेडी यहां दे रखा है कि दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लेकिन SO2 का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, क्योंकि भाई SO2 भी लाइम वाटर मिल्की करता है, CO2 भी लाइम वाटर मिल्की करता है, तो आप सोचोगे यार ये क्या करेंगे अब, तो SO2 का जो आपका टेस्ट होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, वो ये होता है कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है व्हेन यू विल पास SO2 गैस थ्रू इट। तो अब यहां पर क्या हो गया कि व्हेन गैस B passed through acidified K2Cr2O7 solution, the solution turns from orange टू ग्रीन, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो आपका ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। ये हो गया आपका गैस बी यानी कि SO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट। तो अब आप देखो आपको अब ये चीज बहुत ध्यान से, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब आपको बहुत एक चीज ध्यान रखनी है कि अब आप फोकस्ड हो जाओ कि आपको सारे गैसेस के टेस्ट सारे याद करने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्लेम टेस्ट याद रखने हैं, पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मिला के दे दी इन्होंने। तो ये चीज आपको बस आप तैयार हो जाओ कि हाँ हमको ये सारी चीजें याद करनी है। अब यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, हमने कहा ना कि ये कई बार रिपीट होके आया और हम लोगों ने बहुत सारी कॉमन मिस्टेक देखी है।
वो क्वेश्चन है आपका कुछ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड। यहां पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया है, अभी हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक तैयार किया है गिव रीजन का। पूरी बुक के और ईयर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट गिव रीजंस थे सारे, जो कि हम आपको बहुत जल्दी जो है, क्योंकि एग्जामिनेशन आ रहा है तो कॉर्नर, सो हम बहुत जल्दी आपको वो देंगे। तो अब यहां पर क्या चीज आती है, यहां पर आती है कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, बस हम ऑब्जर्वेशन तो बहुत आते हैं लेकिन ये काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं और बहुत सिली सी मिस्टेक हो जाती है यहां पर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड। बहुत छोटे से टर्म के मिस हो जाने की वजह से ये आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो जाता है। सेकंड आपका होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड। अब ये वाला क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं ज्यादातर बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि यहां पर जब आप बुक में देखोगे तो इस अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड की ऑब्जर्वेशन में ऐसी हिडन चीज दे रखी है जिसपे बच्चा अपना ध्यान नहीं दे पाता है। तो अब पहले हम लोग इस पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रेटेड। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, मींस यहां पे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दिया मतलब इट विल बी ऑफ ब्लू कलर। अब जब आप इसको हीट करोगे तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा तो वो हो जाता है व्हाइट। यही गलती होती है, बस बच्चा लिखता है ब्लू कलर चेंजेस टू व्हाइट, नहीं, जब ब्लू कलर था तो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मतलब कॉपर सल्फेट आपका हाइड्रेटेड था, लेकिन जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो वो एनहाइड्रस बन गया। बस बच्चा ये गलती कर देता है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि ब्लू हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट चेंजेस टू, इसीलिए हम की टर्म जो है रेड से लिख दे रहे हैं, चेंजेस टू व्हाइट, व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। बेटा ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जो हीटिंग ऑफ कंपाउंड वाला चैप्टर वाला पोर्शन है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, वो पूरा का पूरा एज इट इज जो है अभी आपको 10th में ही मिलेगा। तो आप कहोगे अरे ये लग रहा है गलती से पेज जो है 10th वाला 9th में आ गया, ऐसा नहीं है, वो सिलेबस में है, काउंसिल के सिलेबस में। और ये ऑब्जर्वेशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है फॉर क्लास 10th ऑल्सो। होता क्या है, हम लोग जब बोर्ड कॉपी करेक्शन करते हैं तो हम लोग को यही सेम गलती मिलती है, ब्लू कलर चेंजेस टू व्हाइट, बस काट देना है, क्योंकि ब्लू कलर होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब इसमें ऐड होता है, और जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया क्योंकि आपने हीट किया तब वो व्हाइट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाने के बाद वो आपका एनहाइड्रस बन जाता है, इसीलिए हम कई बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं। अब हम जरा अमोनियम क्लोराइड पे आते हैं। अगर हम आपसे कहें कि भैया देखो अमोनियम क्लोराइड ये होता है, इसको आपने हीट किया तो अमोनिया बन गई और HCl बन गया। भाई ये दोनों गैसेस होती हैं, दोनों कलरलेस होती हैं, मतलब दोनों उड़ गई, ठीक। तो आप कहोगे, आप भी लॉजिक दोगे, अरे सर इसमें ऑब्जर्वेशन कहां हो रहा है, कुछ देखिए ना भाई, अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है, दोनों तो हो जाएंगी, कुछ दिखेगा नहीं, दोनों में कलर भी नहीं होता, दोनों कलरलेस होती हैं, तो सर इसमें ऑब्जर्वेशन क्या लिखें। तो यहां पर आप देखोगे कि जब आप अमोनियम क्लोराइड को किसी भी टेस्ट ट्यूब में हीट करते हो तो यहां नीचे से आप हीटिंग कर रहे हो, तो ये वाला टेस्ट ट्यूब का पार्ट जो है कंपैरेटिवली इस पार्ट के ज्यादा गर्म होगा, यानी कि ये मोर हीटेड होगा, और ये इसके कंपैरिजन में कूलर होगा। तो होता क्या है कि जो अब हमको मालूम है एक चीज और, हमको आपको मालूम होनी चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेबल कंपाउंड है, सब्लिमेबल कंपाउंड, यानी कि यहां पर जो सब्लिमेबल कंपाउंड आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो कहलाते हैं सब्लिमेट, सब्लिमेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब्लिमेट हैं ये कंडेंस हो जाते हैं इस कूलर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब में। मतलब आप देखोगे यहां पर आपको धुंध सी दिखाई दे रही है, जो इसका टेस्ट ट्यूब का कूलर पार्ट है, वही आपका विजिबल ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि आप ऑब्जर्व प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले वीडियो में देखो, हमने बहुत डिटेल में चीज बताई है कि आप ऑब्जर्वेशन में वही लिखोगे, व्हाट आर द विजिबल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ स्मेल।
तो अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, तो यहां पर आपका क्या होगा कि सब्लिमेट condenses on cooler part of the, मतलब ये समझ लो सारे के सारे आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो बहुत सिली मिस्टेक करा देते हैं वो वाले क्वेश्चन है, कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो सब्लिमेट कंडेंसेस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ये हो गया आपका स्टेट योर ऑब्जर्वेशन में, जो हमने देखा कि बहुत ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन पूछे गए हैं, बाकी तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमने, लेकिन अब यहाँ पे रिवीजन वाली बात है, तो जो सबसे ज्यादा आप सारा पढ़ना लेकिन इन पर थोड़ा फोकस कर लेना कि जिनमें सिली मिस्टेक होती है। भाई उन्होंने सिंपल सा कहा कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक नाइट्रेट इज हीटेड, आपको मालूम है NO2 गैस निकलेगी विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और जिंक में आपका रेजिड्यू इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, लो खत्म हो गया। लेकिन इनमें क्या होता है कि ये सिली मिस्टेक्स बच्चे कर जाते हैं। ये आप कह सकते हो कि भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे ऑब्जर्वेशन याद करोगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बच्चा उसने देखा अच्छा ब्लू कलर व्हाइट कलर ब्लू कलर व्हाइट, नहीं, हाइड्रेटेड एनहाइड्रस मस्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर, अब देखो यहां भी आप बहुत ध्यान से देखना, छोटी सी मिस्टेक होगी, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट X इज 16। एक एटॉमिक नंबर है एलिमेंट, एक X है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। अब उन्होंने आपसे पार्ट 1 में बोला कि राइट इट्स, इस पर n नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2। अभी अलग अलग हम आपको बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उनको नोट करते जाना वरना ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। राइट इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड चीज आपका हो गया कि प्रेडिक्ट वेदर X is metal or non-metal, X is metal और non-metal। थर्ड पार्ट में क्या हो गया आपका कि टू विच पीरियड X belongs to। अब आप देखो ध्यान से, भाई देखो हमको मालूम है कि एटॉमिक नंबर 16 है, तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, रेड से हम जो लिख रहे हैं वो आपके हैं आंसर्स 2,8,6। अब वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट वेदर एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो आपको वैसे तो मालूम होगा, एक बार फटाक से हम लोग ले लेते हैं मेटल नॉन मेटल, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मेटल का मतलब हुआ 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल का मतलब हुआ 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसका आंसर आपका होगा कि इट इज अ नॉन मेटल। फिर X बिलोंग्स टू, अब ये भी आपको अगर ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल में आपका था पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड इज इक्वल नंबर ऑफ शेल्स। यहां पे नंबर ऑफ शेल्स कितनी है 3, तो पीरियड कौन सा होगा, इसका पीरियड होगा 3। ये आप यूं भी लिख सकते हो और आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, तो पीरियड हो गया इसका 3। अब देखो यहां पे एक आपको काफी सारी चीजें रिवाइज हो गई कि पीरियड निकालना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के नंबर ऑफ शेल्स निकाल लो। उसके बाद मेटल 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, नॉन मेटल 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्योंकि अलग अलग ईयर में आया था, तो अब यहां पर कभी ये पूछ लिया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ X या व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कोई से भी इसको जोड़ देंगे, तो आपको ये चीज बस मालूम होनी चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और उसका बेसिक फंडा क्या होता है कि 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल 4 5 6 7 नॉन मेटल, और पीरियड जो है वो आपका होगा 3। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का ये हो गया। बस ध्यान रखना है इसमें आपको कि 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर मेटल, 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर नॉन मेटल। आप सोच रहे होगे अरे
हम लोग इतने बुद्धू थोड़ी ना, इतना तो मालूम है, लेकिन रिवीजन का मतलब कि लास्ट मोमेंट पर वो चीज आपको रिवाइज करा दी जाए ठीक से। अब देखो इसके बाद यहां पर हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिया, हमने उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके कई कई बार पूछे गए इन डिफरेंट फॉर्म। अब आप देखो अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर एक क्वेश्चन फिर से आपका आ गया कि सॉल्ट एक्स, मतलब अब देखो इससे पहले वाला भी सॉल्ट टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन था, ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, on reaction with dilute HCl acid gives a gas, gives, अब देखो ना सारा स्टेटमेंट सेम है, बस वहां पे क्या था H2SO4 के संग कर दिया था, यहां डाइल्यूट एसिड के संग कर दिया, gives a gas with rotten egg smell। अब देखो आप वहां पे क्या था सफोकेटिंग स्मेल, यहां दे दिया रॉटन एग स्मेल। क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, केवल क्या किया कि उन्होंने आपसे, और एक चीज आप ध्यान रखना यहां पर जो भी सॉल्ट की रिएक्शन होगी वो डाइल्यूट एसिड के संग ही होगी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, मेटल, तो वहीं से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस, गिव्स अ गैस विद रॉटन एग स्मेल, सॉल्ट ए इम्पार्ट्स, सॉल्ट X imparts, वो A से पहले था तो वही ध्यान आ रहा है, X imparts गोल्डन येलो फ्लेम, गोल्डन येलो फ्लेम। अब देखो यहां पर क्या है कि आपका कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल गिव्स अ गैस बी, और ये x, अब देखो वो भी 3 नंबर का था, ये भी 3 नंबर का। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई पार्ट 1, आइडेंटिफाई कैटायन प्रेजेंट इन x, कैटायन प्रेजेंट इन x, फिर आइडेंटिफाई गैस B, थर्ड में राइट आ confirmatory test for B। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, लेकिन वहां पे डिफरेंट गैस थी, लेकिन ऑलमोस्ट वही सेम 3 मार्क्स। अब आगे आपका आइडेंटिफाई कैटायन, तो अब मानी बात है, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कोई सॉल्ट होगा उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होगा एक नेगेटिव पार्ट होगा, जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कैटायन होता है। अब हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लेम टेस्ट थी वो पॉजिटिव आयन के लिए थी, इन्होंने कहा सॉल्ट एक्स इंपार्ट्स गोल्डन येलो फ्लेम। अब आप फिर पहुंच जाओ, अच्छा गोल्डन येलो यानी कि सोडियम, फिर लाइलेक होता है पोटेशियम का, और कैल्शियम का ब्रिक रेड होता है। तो आपने यहां पर, अब यहां पर ध्यान रखिएगा गड़बड़ होने के चांसेस हैं, यहां पर कभी भी आइडेंटिफाई कहा है लेकिन यहां पर सोडियम मत लिखिए, क्योंकि सोडियम एटम होता है। अगर आप वर्ड्स में लिख रहे हो सोडियम तो आयन जरूर लगाना, अदरवाइज सबसे बढ़िया आप यहां पे कर दो Na+, खत्म। अगर वर्ड्स में लिखना है तो आप ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ मत करना, वैसे हम लिखते नहीं लेकिन हम लिख दे रहे हैं सोडियम आयन। आयन जो है ये आपका मस्ट है। अच्छा अब आइडेंटिफाई गैस बी, तो गैस बी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फ्रॉम इट्स रॉटन एग स्मेल, जो कि होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो गैस अब आइडेंटिफाई है तो आप नाम भी लिख सकते हो और सिंबल भी लिख सकते हो। अब H2S का एक कंफर्मेटरी टेस्ट देना है, तो इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट में कई सारे टेस्ट आप देखोगे उसमें दिए, लेकिन जो सबसे पक्का टेस्ट होता है यानी कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है कि आप इसमें क्या करो कि लेड एसीटेट पेपर ले लो, लेड एसीटेट पेपर, लेड एसीटेट पेपर टर्न्स, अब आप कलर पे ध्यान देना, सिल्वरी ब्लैक, सिल्वरी से थोड़ा हमने बड़ा सा लिख दिया ताकि आप ध्यान रखो, क्योंकि अभी कुछ ऑब्जर्वेशन जब आप खुद ही देखोगे गैस में तो उसमें खाली ब्लैक टर्म है, उसमें इसमें ब्लैक पे नंबर नहीं मिलते, सिल्वरी ब्लैक, सिल्वरी ब्लैक व्हेन H2S gas passed through it।
या आप लेड एसिड पेपर है तो मॉइस्ट करके इसको सिल्वर H2S के जार के माउथ पे ले आओ तो वो आपका सिल्वरी ब्लैक हो जाएगा। ये हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। अब हमने कहा ना कि ये सारे वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार अलग अलग ढंग से पूछे गए हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपका फिर से वैसे ही आ गया, उसी टाइप का, जिसमें आपको एक कोई सॉल्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है और आपको वो सब निकालना है। अब आप सुनो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर बच्चा जो है वो इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, लेकिन भाई चलो सेक्शन 2 में है, ऑप्शन में आपने छोड़ दिया, मान लो सेक्शन 1 में आ गया, तब क्या करोगे? तो उसके लिए बस छोटी सी एक ट्रिक याद रखनी है। ये क्वेश्चन आता है राइट बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर पार्ट 1, one reactant, two product. Number 2, two reactants, two products. अब यहां पर आपको अभी हम एक बेसिक चीज बताएंगे, अगर वो चीज आपने कर ली तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे। 1 reactant, 3 products। अब आप खुद ही इमेजिन करो, जैसे अभी हमने कहा बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या करना है। अब आप देखो ध्यान से, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था केमिकल चेंजेस और रिएक्शन में, वहां पर आपने देखा 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनना है, तो 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट होता था आपका डीकॉम्पोजिशन पर। तो यहां पर अभी ये आंसर नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि एनी रिएक्शन ऑफ डीकॉम्पोजिशन लिख देना। अभी ये हम आपको केवल हिंट दे, मतलब वो दे रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना, छोड़ के मत आना, मेरी बेइज्जती मत कराना भाई। और फिर उसके बाद इनके जो जैसे पूछा गया उनके एग्जाम्पल यहां ले लेंगे। 2 रिएक्शंस 2 रिएक्टेंट्स 2 प्रोडक्ट्स में आप क्या करोगे, यहां पर सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन की कोई भी इक्वेशन लिख देना, मतलब एक एसिड लेना, एक बेस लेना, रिएक्टर आके सॉल्ट और वाटर बना देना, 2 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। या आप यहां पर प्रेसिपिटेशन में आप कोई भी सॉल्ट लेना, उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करा देना। अभी हम यहाँ पे इसको बताएंगे। अब 1 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स का सबसे बढ़िया और हमेशा मतलब आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी है, काम आता है बहुत, वो क्या है कि आप इसमें जो है हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स की इक्वेशन लिख दो, क्योंकि नाइट्रेट की हीटिंग करने पे हमको रेस्पेक्टिव ऑक्साइड मिलता है, NO2 मिलता है, O2 मिलता है। भैया आपका देखो 3 प्रोडक्ट बन गए एक रिएक्टेंट से। तो अब जरा हम लोग इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। इसका आंसर जो है पहले वाले का हो गया। अब आप कोई भी जो आपको याद हो, और ये हमने अभी हाउ फॉलोइंग कन्वर्जेंस कैन बी कैरिड आउट वाले टाइप में भी कवर किया इसको, कि ये CuO प्लस CO2, कोई भी कार्बोनेट की हीटिंग करो Cu और CO2 मिलेगा। इसी तरह से, या एक ये इक्वेशन लिख सकते हैं, जर्नल में अभी हम आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि किसी भी आप हाइड्रोक्साइड को हीट कर दो तो अभी भी आपको ये मिल जाएगा वाटर के संग। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे सर ने ये लिख दिया एनी इक्वेशन ऑफ डीकॉम्पोजिशन, तो किसका किसका डीकॉम्पोजिशन, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, सॉरी, डीकॉम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड। बस ये चीज आपने याद रखी। इसमें सब में 1 रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब सेकेंड में आ जाओ। अब सेकेंड में देखो भाई, हमने बोला न्यूट्रलाइजेशन, तो ये तो बहुत 6 से पढ़ रहे हो, याद होगा कि उसमें एक एसिड होता है, सिंपल वाला, जो याद हो, एसिड ले लो, सिंपल वाला बेस ले लो, और न्यूट्रलाइजेशन हो या प्रेसिपिटेशन हो, डबल डीकॉम्पोजिशन होता है, आयंस और रेडिकल्स एक्सचेंज करा दो, तो आपका क्या बन गया, NaCl प्लस H2O, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही क्या है आपका, एक आप प्रेसिपिटेशन का ले लो, तो प्रेसिपिटेशन में कोई भी आप FeCl2 सॉल्ट ले लो, इसकी रिएक्शन करा दो NaOH के संग, तो ये भी आपका डबल डीकॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे आपका FeOH होल ट्वाइस बन गया प्लस NaCl बन गया, और इसको आपने क्या किया, बैलेंस कर दिया। ये लो भाई,
हमारा हो गया। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दो दो एग्जाम्पल दे दे रहे हैं ताकि आप दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, लेकिन ओवरऑल में ये चीज याद रखना जो कि आपकी सबसे ज्यादा काम आनी है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें हमने कहा कि हीटिंग ऑफ नाइट्रेट। तो भाई आप जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री याद करोगे, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट की इक्वेशन तो याद करोगे। तो वहां पे जो आपके सिलेबस में है कोई भी दो ले लेना, CuNO3 होल ट्वाइस गिव्स CuO प्लस NO2, और इनकी बैलेंसिंग बहुत आसान होती है, बस सिंपल से यहाँ 2 लगा के यहाँ 2 लगा के यहाँ 4 लगा दो, काम खत्म। अब क्या हुआ, सिमिलर इसी बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप ले लो 2। अब देखो दोनों की बैलेंसिंग भी सेम है, ZnNO3 होल ट्वाइस गिव्स, हीटिंग का साइन लगा दो, सॉरी यहाँ पे हीटिंग नहीं होगा, ये तो न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्ट हो जाता है। ये हो गया आपका Zn है तो 2ZnO प्लस 4NO2, सिंपल बैलेंसिंग आप आराम से कर दो। तो एक ये वाले क्वेश्चन होते हैं जो ज्यादातर हम लोगों ने देखे कई तरह से पूछे जाते हैं, लेकिन वहां पर अब इसमें देखो ना, आपके पास अगर आप ये लिखते हो या ये लिखते हो, ये लिखते हो, यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस, बस इक्वेशन सही होनी चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब यहां पर हमने शुरू में ही आपसे कह दिया था कि यहां पर हम कोई पर्टिकुलर चैप्टर लेके नहीं चलना है, वो हमने सारे चैप्टर आपके अपलोड कर दिए हैं। यहां पर मेरा पर्पस ये था कि बच्चे जो है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं अरे यार ये क्वेश्चन कैसे होगा या गलत हो जाता है, तो उस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के हम आपके सामने यहां पर लेके आए हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एक मतलब एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके A, B और C हैं विद एटॉमिक, इस पर भी समझ लो आपका पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे। ABC विद एटॉमिक नंबर 6, 9 एंड 12। अब आप खुद ही देखना भी इस पे कैसे कॉन्सेप्ट आप अपने निकाल के अपने लाओगे यहाँ पे 1 2 3। अब देखो ना सब 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन 2 में बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही आता है 3 3 4। तो यहां पर क्या हुआ कि विच विल फॉर्म कैटायन, विच विल फॉर्म एनायन, which will have 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप इसमें कॉन्सेप्ट कहां से लगेगा, हमने क्यों नहीं लगेगा। आप देखो यहां पर, अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको बस खाली A B C आंसर लिखना है बस। अब निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि एटॉमिक नंबर है आपका 6 है, एक 9 है, एक 12 है। अब आपने क्या किया, ये निकाला 2,4, ये निकाला 2,7, ये आपने निकाला 2,8,2। तो सिंपल से आप देखो ना, ये मेटल होगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि अभी हमने उस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में वो करे। ये आपका होगा नॉन मेटल, क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये कह रहे हैं विच विल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो ना, ये A था, ये आपका 9 वाला B था, ये C था। अब बस ये गड़बड़ मत करना। अब देखो भाई कैटायन एनायन कैसे पहचानेंगे, जो मेटल्स होते हैं उन मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ये आपके होते हैं कैटायंस। जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। एक कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो गया आपका, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जिससे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज वाले आपके एनायन होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं विच विल फॉर्म कैटायन। तो कैटायन कौन फॉर्म करेगा, यानी कि कैटायन आपका फॉर्म करेगा C। तो यहां पर इसका आंसर हो गया C। विच विल फॉर्म एनायन, एनायन आपका कौन सा फॉर्म करेगा 2,7, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिव चार्ज एनायन, दैट इज ये हो गया आपका B। अब देखो विच विल हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,4, ये देखो 4 आ गया, ये आपका हो गया सॉरी A। तो इसका आंसर हो गया आपका CBA। ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो एक थोड़ा अलग से टाइप का है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर 1-2 साल के बाद पूछा गया है, और वो आप मतलब हमने 2-3 सालों से वो क्वेश्चन निकाले हैं, एक ही आए हैं, लेकिन भाई 1 नंबर भी मायने रखता है।
4 साल के हमने निकाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होता है कि इन फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी, इन फॉलोइंग इक्वेशंस identify oxidizing agent, reducing agent एंड अब देखो फिर से आपका ये आ गया 3 नंबर में क्वेश्चन, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। अब ये 3 चीजें आपसे पूछी हैं और इक्वेशन दे रखी है इन्होंने 4HCl plus O2 gives 2H2O plus 2Cl2, ये दे रखा है। अब आप देखो यहां पर क्या है कि आप पहले पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप तीनों यहां पर ऐसे करके लिख लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन रिड्यूसिंग एजेंट, देन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। कई सारे क्वेश्चन हैं यहां पे, लेकिन आपको बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप बुक से जब पढ़ना तो इस टाइप के क्वेश्चन पर भी फोकस कर लेना। अब देखो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है जहां भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2, रिड्यूसिंग एजेंट HCl और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट में यहां पर आप देखो हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अब ऐसे ही हमारी एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है, तो अब बार बार तो क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, आप इस इक्वेशन को ये नोट कर लो। अब हम इस इक्वेशन को हटा दे रहे हैं और दूसरी इक्वेशन लिख के उसके आंसर यहां पर हम, तो आपके 2 क्वेश्चन जो है देखो ना, हमने कहा ना कई बार आए हैं क्वेश्चन, ये आपका दिया है H2S plus 2FeCl3 gives FeCl2 plus 2HCl plus S। अब उन्होंने कहा आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये है आपका FeCl3, ये रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज H2S। अब ये कह रहे हैं ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, तो आप ध्यान रखना, बच्चा सोचता है कि अच्छा इसके बाद जो ये पहले वाला होगा वही होता है, नहीं, यहां पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है आपका S, क्योंकि H2S से आपका देखो ना हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पर भी आप फोकस करिएगा और आप देखोगे बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। मतलब मेरा पर्पस यहां पर यह है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन से भी एक्वेंटेंस हो जाओ कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और आपको वो क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी बता दिया हमने। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका, वो क्वेश्चन भी कई बार आया है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहा एक बार रिवाइज करा रहा है तो हम आपको बता दें। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। वो क्या है कि नेम, अब यहां गलती होती है, यहां नेम का मतलब सिर्फ आप नेम लिखोगे, नेम 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के नाम बताने हैं। हम लोग यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या देखते हैं, बच्चा लिखता है 1H1 1H2 1H3, उसके नाम नहीं लिखता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका 1H1 1। आप कहोगे अरे सर वही गलती करी और वही आप यहां पे, नहीं, हम पहले सिंबल लिखे, ये हो गया आपका प्रोटियम, ये हो गया आपका ड्यूटेरियम और ये हो गया आपका ट्रिटियम। तो ये जो है आपके 3 आइसोटोप्स के नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि हां भाई ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अब तो ये चीजें ये देखा हम लोगों ने कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इन पर फोकस करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस देखिएगा जब भी आप अपने पूरे चैप्टर की स्टडी करिएगा थॉरली। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जैसा हमने आपसे अभी बीच में भी बोला था कि हमने क्या किया है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें होती है वो होती है गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, जिसमें मेन की टर्म देखना होता है। तो कुछ गिव रीजंस भी हमने निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आए हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो आपको गिव रीजन पर बहुत जल्द। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।